हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू अटर स्टडी पॉइंट। क्रिस्टल स्ट्रक्चर में हम पढ़ रहे थे कि हमने यूनिट सेल और प्रिमिटिव सेल की बात की थी। हमने देखा था कि यूनिट सेल किस प्रकार होता है और प्रिमिटिव सेल किस प्रकार यूनिट सेल से अलग होता है, और प्रिमिटिव सेल में उनके जो वेक्टर्स होते हैं वो किस प्रकार हम उनको अरेंज करते हैं, और जो यूनिट सेल है वो कैसे ब्रेविस लेटिस हमने देखा था कि 14 टाइप्स के उसके हमें मिलते हैं। 7 जो फंडामेंटल टाइप्स के होते हैं उनमें हमने देखा था कि हमें जो क्यूबिक स्ट्रक्चर है उसमें भी हमें सिंपल क्यूबिक और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक मिलता है। उन दोनों की हमने बात कर ली थी सेपरेट वीडियोस में, और उनको फुल अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया मैंने कि किस प्रकार बीसीसी की जो है वो स्ट्रक्चर बनेगा, किस प्रकार एससी का। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर की। फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर में क्या होता है कि एटम्स जो होते हैं, देखिए कि कॉर्नर के साथ साथ आपको जो जो इस क्यूब के फेसेस हैं उनके सेंटर में भी आपको एक एटम मिलेगा। जैसे कि एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। इसके बॉडी के सेंटर पे नहीं मिलेगा आपको, है ना, क्योंकि वो बीसीसी में मिलता है। तो यहाँ पे इस प्रकार मिलता है। और अगर पूरे क्रिस्टल की बात करूँ तो कुछ ऐसा अरेंजमेंट यहाँ पे रहता है। यहाँ से हम एक यूनिट सेल को इसमें निकाल सकते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें सबसे पहले, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि किसी भी एटम के नियरेस्ट जो भी एटम्स रहते हैं उसके नेबर में जितने भी एटम्स रहते हैं वो सब एटम क्या होते हैं, उसके कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाते हैं। यानी कि किसी भी एटम के नेबर में कितने एटम्स हैं वहाँ पे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। इसमें देखिए कि अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पे देखिए किस एटम है, यहाँ पे ये देखिए एक एटम रखा हुआ है ना। इसके 4 तो ये रहे, है ना। इसके नीचे भी 4 एटम आएंगे, एक इसके पीछे है, एक यहाँ पे, और इसके ऊपर भी क्या आएंगे, 4 एटम आएंगे जो कि इसके बिल्कुल नियरेस्ट में रहते हैं, है ना। तो जो टोटल नंबर ऑफ जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना हो जाएगा, 4 + 4 + 4 = 12। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 नंबर हो जाएंगे। यानी कि एक एटम के जो नियरेस्ट एटम्स है वो कितने होंगे, 12 एटम्स इसके नियर में रहेंगे, जो कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा यहाँ पे। लेटिस कांस्टेंट की बात करें तो क्यूबिक स्ट्रक्चर है, तीनों साइड क्या रहेगी, सेम रहेगी। A = B = C रहेगा। हम कोई सा भी एक लेके चल सकते हैं। तो हमने माना कि A जो बराबर है वो किसके होगा। सिंपल क्यूबिक में हमने देखा था कि जो ये स्ट्रक्चर है यहाँ से लेके यहाँ तक की A डिस्टेंस थी वो क्या हो रही थी, 2R हो रही थी। लेकिन यहाँ पे नहीं हो रहा क्योंकि ये गैप है, हमें नहीं पता ये डिस्टेंस कितनी है। बीसीसी में हमने बॉडी डायगोनल से निकाला था जो कि टोटल R को कवर कर रहा था। लेकिन यहाँ पे देखिए जो ये साइड है इसकी जो ये डिस्टेंस है ना, ये इतनी, ये A है टोटल यूनिट सेल, ये टोटल A है। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो हमें पता है कि ट्रायगोनल रूल से ये A है, ये पाइथागोरस पर में लगा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, √2a इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे √2a, अब ये बराबर किसके हो जाएगा, ये है R, ये भी R है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर ये भी R और ये R। तो टोटल कितनी R हो रही है यहाँ पे, 4R हो रही है यहाँ पे, तो 4R हो गए। तो A = हो गया 4R/√2। इसको सिंप्लीफाई करूँ यानी कि मैं इसको 2 × 2R/√2 लिखूँ तो ये हो जाएगा 2√2R। यानी कि A बराबर आ जाएगा अपना 2√2R, और R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, A/2√2। तो ये दोनों रिलेशन हमें मिल जाएंगे A में एंड R में, जो कि उसके लेटिस कांस्टेंट को डिनोट करता है, उसकी वैल्यू आ जाएगी। हमें R गिवन रहेगा तो हम A निकाल लेंगे, और अगर हमें A गिवन है तो हम R वहाँ से निकाल लेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें नियरेस्ट जो एटम है उनके बीच की डिस्टेंस, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक जो ये दो नियरेस्ट एटम है कोई सा भी, इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 2R है। तो मैं ये भी निकाल सकता हूँ नियरेस्ट एटम की डिस्टेंस, नियरेस्ट एटम की डिस्टेंस कितनी है, 2R है। यानी कि यहाँ से आ जाएगा A/√2। तो ये आ गई नियरेस्ट एटम के बीच की डिस्टेंस। ये भी पूछ लेते हैं कि जो एफसीसी स्ट्रक्चर है उसके अंदर जो एटम्स है उनके बीच की नियरेस्ट जो डिस्टेंस है वो कितनी आएगी, तो यहाँ से आ जाएगी A/√2 आ जाएगी। फिर अगर बात करें वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल की, तो यूनिट सेल यहाँ पे क्या है, क्यूबिक है। क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, A³ है ना। उसके साइड का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, तो V = हो जाएगा A³। A यहाँ पे साइड है। अब अगर A की वैल्यू मैं रखूँ R की टर्म्स में, तो R कितना हो जाएगा, 4R/√2 का क्यूब, जिसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 64/2√2 R³ है ना। इतनी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे इस यूनिट सेल के वॉल्यूम की।
नेक्स्ट अगर बात करें नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, अब एक यूनिट सेल के अंदर हमें सिर्फ जो भी हम स्टडी कर रहे हैं वो एक यूनिट सेल की बाउंड्री के अंदर की हम बात करें, हमें बाहर से मतलब नहीं है कि बाहर क्या हो रहा है कितना कुछ हो रहा है, हम सिर्फ उस यूनिट सेल की बात करें। उस अगर हम एक यूनिट सेल का निकाल लें तो हम पूरे क्रिस्टल का निकाल सकते हैं, क्योंकि यूनिट सेल को रिपीट कर करके हम पूरे क्रिस्टल स्ट्रक्चर को बना सकते हैं। तो यूनिट सेल के अंदर देखिए नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ एटम्स की अगर हम बात करें तो कॉर्नर पे देखिए 1/8 एटम यहाँ पे है, एक कॉर्नर पे कितना पार्ट आएगा 1/8 आएगा, और टोटल कॉर्नर कितने हैं 8 है, तो एक एटम तो आ जाएगा इन कॉर्नर की वजह से, तो 1/8 × 8 है ना, ये हो गया कॉर्नर की वजह से। अब अगर मैं बात करूँ इन फेस वाले एटम्स की, तो फेस में देखिए कि यहाँ पे एक प्लेन है जो कि बिल्कुल इस एटम के बीच में से जा रहा है ना, तो ऊपर वाला तो बाहर रह गया, नीचे कितना आया इसका हाफ आएगा, है ना। तो यहाँ से देखिए कि इसका हाफ जो पोर्शन है ना वो हमारे यूनिट सेल के अंदर आएगा, तो इसका हाफ, इसका हाफ, इसका भी हाफ, इसका इसका, तो टोटल साइड कितनी यहाँ पे 6 साइड्स है, और उन 6 साइड्स की वजह से 6 साइड की वजह से कितना एटम आ रहा है अंदर, हाफ एटम आ रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हो जाएंगे 1 + 3 यहाँ पे हो जाएंगे, यानी कि 4 एटम इसके अंदर रहेंगे। यूनिट सेल के अंदर कितने एटम रहेंगे 4 एटम रहेंगे। एससी के अंदर जो हमने सिंपल क्यूबिक के अंदर देखा था उसमें 1 एटम आया था, बीसीसी के अंदर हमने बात करी थी तो उसमें कितना आया था 2 एटम आए थे, और एफसीसी के अंदर आएंगे टोटल 4 एटम, यानी कि एक यूनिट सेल के अंदर 4 एटम यहाँ पे रहेंगे। अब अगर मैं इनकी वॉल्यूम की बात करूँ तो वॉल्यूम एटम हमें गिवन है, नंबर ऑफ एटम कितना है 4 है, इंटू एक एटम का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे। अब तो वॉल्यूम देखिए कि हम जो एटम हमने एज्यूम किया है वो हमने एकदम हार्ड स्फेयर एज्यूम किया है। सॉलिड के अंदर जो एटम्स हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो एटम कैसे होंगे, सॉलिड स्फेयर की तरह क्या करेंगे हम उनको ट्रीट करेंगे। तो एक स्फेयर का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है 4/3 πr³, ये वैल्यू हो जाएगी। अब हमें आर की टर्म्स में गिवन नहीं रहेगा, हमें जो वॉल्यूम रहेगा वो किसकी टर्म्स में निकालना है, ए की टर्म में निकालना है, तो आर की वैल्यू पुट कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 16/3 पाई, आर की वैल्यू मैं पुट कर दूं a√2/4 है ना उसका क्यूब, तो यहाँ से VA बराबर हो जाएगा π/6√2 × a³, तो ये वैल्यू आ गई उन एटम्स के द्वारा कवर्ड वॉल्यूम की, यानी इतना वॉल्यूम क्या करेंगे जो एटम्स है वो कवर करेंगे। नेक्स्ट अगर पैकिंग फैक्टर की बात करें तो पैकिंग फैक्टर क्या होता है कि जो यूनिट सेल का टोटल वॉल्यूम है उसमें से कितना वॉल्यूम एटम्स कवर कर रहे हैं, तो उससे अगर हम पैकिंग फैक्टर की बात करें तो पैकिंग फैक्टर क्या होता है, पैकिंग फैक्टर होता है वॉल्यूम ऑफ द एटम्स इन ए यूनिट सेल, यानी कि एक यूनिट सेल के अंदर कितने वहाँ पे एटम्स ने वॉल्यूम कवर कर रखा है, और डिवाइड में हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ ए यूनिट सेल। तो हमें जो यहाँ से क्या मिल जाएगा पैकिंग फैक्टर मिल जाएगा, यानी कि हमें पता चल जाएगा जो यूनिट सेल है वो कितना पैक्ड है, जो टोटल यूनिट सेल का जो वॉल्यूम है वो कितना वॉल्यूम उसने जो एटम्स है उन्होंने कवर कर रखा है यहाँ पे, है ना। तो देख सकते हैं आप स्ट्रक्चर से कि देखिए कि यहाँ पे देखिए इसमें देखिए कि आप कितना यहाँ पैक्ड नज़र आ रहा है यहाँ पे, और जो वॉल्यूम है वो काफ़ी एम्प्टी स्पेस है वो काफ़ी कम है। तो पैकिंग फैक्टर में अगर हम वैल्यू पुट करें तो PF = कितना हो जाएगा π/6√2 a³ हो गया, डिवाइड में वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना हो जाएगा a³, तो यहाँ से जो वैल्यू है इसकी वो आ जाएगी π/6√2 वैल्यू इसकी आ जाएगी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे अगर हम तो इसकी वैल्यू आएगी 0.74, या फिर इसको परसेंटेज में देखूँ तो मैं 74% इसकी वैल्यू आ जाएगी, यानी कि 74% जो यूनिट सेल है वो कैसी रहेगी पैक्ड रहेगी, कवर्ड रहेगी एटम्स के द्वारा, है ना, काफ़ी क्लोजली पैक्ड है, क्योंकि 74% जो स्पेस है, यानी अगर किसी रूम की अगर मैं बात करूँ तो एक जो रूम है आपका क्यूबिक रूम उसके अंदर जो 74% है वो फिल रहेगा पूरा, और बाकी के जो रहेगा वो एम्प्टी स्पेस यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें फंडामेंटल वेक्टर्स ऑफ प्रिमिटिव सेल की, तो जैसा कि हमने बीसीसी में देखा था कि उसका जो यूनिट सेल है वो प्रिमिटिव सेल नहीं होता है। सिंपल क्यूबिक में हमने देखा कि उसका जो यूनिट सेल है वही क्या होता है उसका प्रिमिटिव सेल होता है, जिसकी वजह से हमने उसके जो फंडामेंटल वेक्टर्स थे वो निकाल लिए थे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि हमें प्रिमिटिव सेल पहले बनानी पड़ेगी। तो प्रिमिटिव सेल की डेफिनेशन के अलोंग क्या होता है कि कॉर्नर पे सिर्फ और सिर्फ एटम होना चाहिए और टोटल नंबर ऑफ एटम कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो हम जो अगर एफसीसी के अंदर एक प्रिमिटिव सेल बनाए तो वो ऐसा बनेगा, है ना। तो यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये कॉर्नर्स के जो एटम्स है
और जो साइड के जो एटम्स है उनसे मिलाकर हम एक प्रिमिटिव सेल बना सकते हैं। अब उनके जो फंडामेंटल वेक्टर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ए बी एंड सी वेक्टर होते हैं। हमें इनकी वैल्यू निकालनी है एक्स वाई एंड जेड में। हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है ये साइड ए, ये भी ए है और ये भी क्या है, ए है। हमें इस ए वेक्टर की वैल्यू निकालनी इस ए के अलोंग। तो देखिए सबसे पहले तो अगर मैं इस ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड की बात करूं, है ना, इस ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड की बात करूं, तो यहाँ पे देखिए कि जो अगर मैं इस साइड की बात करूं, इस नीचे वाले साइड की अगर मैं बात करूं तो इस प्रकार होगा, ये ए है, ये ए है, ये इसका डायगोनल वैल्यू हो जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, √2a। अब देखिए कि इसका जो मैग्नीट्यूड है, जो वेक्टर ए है वो इसके हाफ तक ही है क्योंकि जो एटम है वो उसके सेंटर पे ही है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो मैग्नीट्यूड है ए वेक्टर का वो कितना आ जाएगा, √2a/2, यानी कि a/√2। और ये सेम वैल्यू आ जाएगी बाकी सभी के लिए, क्योंकि बाकी सभी की भी क्या है, क्यूब है, क्यूब में भी ए है और सबकी साइड सेम है। तो बाकी सबका वॉल्यूम जो मैग्नीट्यूड है वो भी कितना आएगा, इसके बराबर आएगा, बी एंड सी का भी। आप यहाँ से भी इस साइड से भी निकाल के देख सकते हैं, ये भी ए है, ये भी ए है, तो ये डायगोनल का हाफ हो जाएगा, ये भी √2a/2 आएगा। यहाँ से बी में देखिए तो इस साइड की अगर बात करूँ, उस साइड की अगर बात करूँ तो उसमें भी क्या आ जाएगा, √2a/2 इसकी वैल्यू आएगी मैग्नीट्यूड की। नेक्स्ट अगर हम बात करें डायरेक्शन की, तो हमें देखिए कि अब हमें निकालना पड़ेगा इसके बीच का एंगल। ये ए है, ये ए है और ये डायगोनल है √2a। हमें पता है ये टोटल एंगल जो कितना होता है 90 होता है, तो इसका डायगोनल कितना बनेगा 45 डिग्री एंगल होगा ये, है ना। तो ए के साथ अगर मैं लेके चलूँ, एक एक्स एक्सिस के साथ अगर वेक्टर ए बना रहा है अल्फा प्राइम, वाई एक्सिस के साथ बना रहा है कितना, बीटा प्राइम, एंड जेड एक्सिस के साथ कितना बनेगा, गामा प्राइम। जेड एक्सिस के साथ यहाँ पे देखिए कि ये कितना एंगल बनाएगा 90 डिग्री, तो गामा प्राइम क्या हो जाएगा 90 डिग्री यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि ये देखिए ये तो बिल्कुल उसके परपेंडिकुलर ना, जेड एक्सिस देखिए इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो ए के परपेंडिकुलर हो जाएगी अपने आप। तो अब यहाँ से अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ इसको, तो जो अगर मैं इस ए वेक्टर के कंपोनेंट तीनों डायरेक्शन में निकालूँ तो ए वेक्टर इक्वल्स टू हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए कोस अल्फा प्राइम एक्स एक्सिस में, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए कोस बीटा प्राइम किस में हो जाएगा, वाई एक्सिस में, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए कोस गामा प्राइम हो जाएगा जेड एक्सिस में। तो ये तीनों उसके कंपोनेंट आ गए, तीन वेक्टर्स मिलेंगे हमें, इन तीनों वेक्टर के एडिशन की वजह से हमें क्या मिल गया, कंप्लीट हमारा ए वेक्टर मिल जाएगा। तो ए वेक्टर हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पे कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना है, a/√2। कोस अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कोस अल्फा यहाँ पे अल्फा की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री, तो कोस अल्फा कितना हो जाएगा 1/√2, है ना, प्लस में आई कैप, ये क्योंकि एक्स डायरेक्शन में है, प्लस में कितना हो जाएगा a/√2, सेम वही इसकी वैल्यू भी कितनी जाएगी √2 जे कैप, प्लस में इसका मैग्नीट्यूड कितना है a/√2। और यहाँ पे देखिए कोस 90 जेड एक्सिस के साथ ही कितना बना रहा है 90 एंगल बना रहा है, तो कोस 90 की वैल्यू हो जाएगी 0 के कैप। तो यहाँ से अगर फाइनली मैं सिंप्लीफाई करूँ इसको, तो ए वेक्टर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा a/2 आई कैप प्लस जे कैप, के कैप की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। तो ये हो गया ए वेक्टर की वैल्यू दोनों डायरेक्शन में। इसको ध्यान से समझ लेना, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है यहाँ पे। सिंपली हमने क्या किया कि उसके ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकाला, उसकी एंगल निकाला एक्सिस के साथ, तीनों एक्सिस के साथ, और हमने उसको सिंपली वैल्यू पुट करके हमने ए वेक्टर निकाले दोनों डायरेक्शन। आपको बुक्स में और कहीं पे भी ये रिजल्ट्स गिवन रहेंगे तो वो आपको याद रखने हैं, वो कैसे निकले वो मैंने आपको यहाँ पे कम्प्लीटली बता दिया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें बी की, तो देखिए बी का जो वेक्टर है इसका एंगल यहाँ पे 45 डिग्री है, इसका भी 45 डिग्री है, लेकिन एक्स एक्सिस के साथ क्या रहेगा 90 डिग्री का एंगल रहेगा, क्योंकि एक्स एक्सिस देखिए यहाँ पे इस प्लेन के पूरा क्या है परपेंडिकुलर है। तो यहाँ से बी की जो वैल्यू रहेगी वो आप सेम निकाल सकते हैं, उसकी वैल्यू कितनी रहेगी a/2, आई कैप यहाँ पे क्या रहेगा 0 रहेगा, और वाई कैप और जे कैप क्या रहेगा सेम रहेगा, तो के कैप जे कैप प्लस के कैप हो जाएगा बी वेक्टर। और सी वेक्टर की अगर बात करूँ तो सी वेक्टर में देखिए कि जो ये वेक्टर सी है यहाँ पे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिल जाएगा, लेकिन वाई कैप के साथ इसका जो एंगल है वो क्या आएगा 90 डिग्री रहेगा। तो सी वेक्टर हो जाएगा a/2 आई कैप प्लस के कैप, इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो तीनों वेक्टर्स की हमने तीनों डायरेक्शन में हमने वैल्यू निकाल ली है
और उसको हमने सिंप्लीफाइड पुट कर दिया है, जो कि वेक्टर फॉर्म में इस प्रकार आएगा। मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, a/√2 है ना, a/√2 इसका मैग्नीट्यूड हो गया। और डायरेक्शन और वेक्टर की बात करें तो a/2 ik प्लस jk। ये तीनों रिजल्ट आपको याद रखने हैं, क्योंकि इसकी जो पहचान है वो आपको डायरेक्ट डायग्राम दे के नहीं बताएगा कि FCC है, इसको ऐसे करना है वैसे करना है। आपको इन वेक्टर्स के बेसिस पे ही आपको उसको समझना है कि हाँ ये कौन सा स्ट्रक्चर है, BCC है, FCC है या फिर SE है। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव सेल की, तो वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। अगर कोई भी तीन वेक्टर्स है वो कोई वॉल्यूम कवर करते हैं तो हमें ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना पड़ता है उसका। तो ओमेगा हो जाएगा A.B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर, है ना। कोई सी भी साइड ले सकते हैं आप, इसमें ज़रूरी नहीं है कि A वेक्टर ही हो, A की B के साथ डॉट प्रोडक्ट कर सकते हैं। हमने देखा था कि B.A क्रॉस C भी इसके बराबर होता है, तो आप कोई सा भी लेके चल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करूँ मैं तो ओमेगा कुछ हो जाएगा A/2। A वेक्टर की अगर बात करूँ तो i प्लस j डॉट में B की अगर मैं बात करूँ तो A/2 j प्लस k क्रॉस में हो जाएगा A/2 i प्लस k। ठीक है। A/2 तो कॉन्स्टेंट है, तो बराबर कितना हो जाएगा A³/8 और अंदर क्या हो जाएगा ik प्लस j डॉट प्रोडक्ट में हो जाएगा jk प्लस k क्रॉस में ik प्लस k के साथ में टोटल ये हो जाएगा इसका डॉट प्रोडक्ट। इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है। यहाँ से देखिए कि j का अगर मैं i के साथ करूँ, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज वाला मैंने बताया था आपको कि i j एंड k अगर मैं इस प्रकार करूँ तो मुझे पॉजिटिव मिलेगा। i का साथ j का करूँ तो k मिलेगा, k का अगर i के साथ करूँ तो j मिलेगा। तो j का i के साथ एंटी क्लॉकवाइज करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा माइनस k है ना। तो इसकी वजह से क्या मिलेगा माइनस k और j का k के साथ अगर करूँ तो क्या मिलेगा प्लस i है ना। और फिर अगर मैं k का i के साथ करूँ तो यहाँ से क्या मिल जाएगा मुझे k का i के साथ, तो मुझे क्या मिल जाएगा j प्लस j। फाइनली फिर अगर मैं k का k के साथ करूँ तो क्या मिल जाएगा 0 मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल है वो कितना है खुद के साथ कितना 0 डिग्री होता है, और साइन 0 क्या होता है 0 वैल्यू होती है, जो कि सिंपल बेसिक टर्म्स है, आपको पता होगी, आप ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहे हैं आप। एंड फिर यहाँ से अगर मैं डॉट प्रोडक्ट करूँ यहाँ से तो i का i के साथ कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस j का j के साथ कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और बाकी के साथ इसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू आ गई 2। तो ओमेगा इज इक्वल्स टू A³/8 इंटू 2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ओमेगा बराबर A³/4। इतनी वैल्यू इसकी आ जाएगी प्रिमिटिव सेल के वॉल्यूम की, यानी कि इतना वॉल्यूम कवर करेगा। टोटल वॉल्यूम का 1/4 है। यहाँ पे यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना था A³ था, उसका 1/4 जो है प्रिमिटिव सेल उसका कवर करेगा। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो एग्जाम्पल्स यहाँ पे आते हैं CU AG एल्यूमिनियम, है ना। ये सब जो एलिमेंट्स है वो कैसे स्ट्रक्चर दिखाते हैं, FCC स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाते हैं। आई होप आपको इतना कुछ समझ में आ गया होगा, और अगर कोई भी डाउट रहे, कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इससे आगे जो हमें HCP स्ट्रक्चर बताया उसकी हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और हमने SC BCC एंड FCC तीनों कवर कर लिए हैं। पूरा फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।